बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 3.4.4 पढ़ा था। आज इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट हम थ्योरम्स जो हैं उसको देखेंगे। डाइवर्जेंस क्राइटेरियन है, इसके अलावा आपके पास बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम जो है उसको भी हम देखेंगे। और एक और रिजल्ट भी है कि कोई भी सीक्वेंस जो है आपके पास उसके अंदर से एक मोनोटोन सब सीक्वेंस जो है वो निकाली जा सकती है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, ये लास्ट सीरम था जो हमने किया था 3.4.4। आज हम इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह 3.4.5 पढ़ते हैं। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, उसके अंदर ये दोनों में से कोई एक चीज़ आ जाती है तो आपके पास सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगी। सबसे पहले तो हमने पहले से प्रूव किया हुआ है कि जो भी सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं वो बाउंडेड होती हैं। तो एक तो चीज़ उसमें ये लिखी हुई है पॉइंट 2 के तौर पे कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती। ठीक है, हम इससे पहले ही फेमिलियर हैं दैट बाउंडेडनेस इज़ नेसेसरी फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको अनबाउंडेड सीक्वेंसेस में से कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल जाए। जो भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी इट विल बी ऑलवेज बाउंडेड। तो अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल नेवर कन्वर्ज। और उसके अलावा एक और ये पॉइंट जो है, अब यहाँ पे सब सीक्वेंसेस क्योंकि हम स्टडी कर रहे थे तो उसके लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सीक्वेंस है, ठीक है जी, कि जिसकी दो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस निकल आती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा निकल आती हैं जो डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही हैं। ठीक है जी, किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस निकलना कोई बुरी बात नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि उनकी लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब ये पढ़ते हैं जी कि जो बाउंडेडनेस है इट इज़ नेसेसरी फॉर कन्वर्जेंस, तो अगर उसके साथ सफिशेंसी की बात की जाए कि क्या बाउंडेडनेस जो है वो सफिशेंट भी है कन्वर्जेंस के लिए, तो उसका जवाब होता है नो। तो उसके लिए एग्जांपल, बड़ी सादी सी एग्जांपल दी जाती है जो कि यहाँ पे इसमें लिखी हुई है, -1 की पावर n। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है जी, इसकी जो टर्म्स हैं उनके जो आप मॉड्स लेते हैं तो वो कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करते। ठीक है, तो सीक्वेंस तो बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्ज नहीं करती। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस जो है क्यों नहीं करती, इसको हमने पहले के एप्सिलॉन वगैरह जो है उसके साथ इसको चेक कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये जो डाइवर्जेंस क्राइटेरियन है उसके साथ भी इसको देखा जा सकता है। तो अगर इस सीक्वेंस के अंदर से आप सब सीक्वेंसेस निकालें दो, एक तो इसकी ऑल टर्म्स हैं, पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं। ठीक है जी, तो वो क्या होंगी, -1, -1, -1, और एक इसकी इवन नंबर वाली टर्म्स हैं जिनकी पोजीशन इवन है, दूसरी टर्म, चौथी टर्म, छठी, आठवीं, सो ऑन। वो टर्म्स क्या है इस सीक्वेंस की, 1 1 1। अच्छा, अब दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये कांस्टेंट हैं। -1 वाली भी जिसमें -1 -1 -1 आ रहा है, ये एक सब सीक्वेंस है इस गिवन सीक्वेंस जो है आपके पास x की। ऐसे ही एक और सब सीक्वेंस है 1 1 1 एंड सो ऑन। अब -1 -1 -1 सो ऑन जो है वो भी कन्वर्जेंट है -1 को, और जो दूसरी सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट है 1 1 1 लेकिन 1 को। तो सीक्वेंसेस दो मौजूद हैं, सब सीक्वेंसेस जो कि कन्वर्ज कर रही हैं लेकिन उनकी लिमिट्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो इस लिहाज से ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट है, कन्वर्ज नहीं कर रही। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। डाइवर्जेंस क्राइटेरिया क्या है जी, एक तो पहले से फेमिलियर आप उससे कि सीक्वेंस अनबाउंडेड है। अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है, जैसे आप सीक्वेंस बनाते हैं एन, नेचुरल नंबर लिखते जाते हैं 1 2 3 4, ये अनबाउंडेड है, ये कभी कन्वर्ज नहीं करेगी। और दूसरी क्या है कि कोई ऐसी सीक्वेंस आपको दे दी जाए कि आपको उसमें से दो या दो से ज़्यादा ऐसी उसकी सब सीक्वेंसेस मिल जाएं जो डिफरेंट लिमिट्स को कन्वर्ज कर रही हो, यानी कन्वर्जेंट हो लेकिन उनकी लिमिट्स जो है वो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे दो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं, एक की लिमिट -1 है, दूसरी की 1 है। तो इस सूरत में ऐसी सीक्वेंस कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकती। तो ये उसने यहाँ पे इसी एग्जांपल को डिटेल के साथ जो है उसने किया हुआ है कि एक उसने सब सीक्वेंस बना रही है -1 की पावर 2n। ठीक है, इस सीक्वेंस में से इवन पोजीशन वाली टर्म्स अलग कर ली एक्स में से, यानी कि दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, ये होगी 1 1 1 हो जाएगी। और इसी सीक्वेंस के अंदर से एक उसने दूसरी सब सीक्वेंस निकाल ली है एक्स डबल प्राइम, वो क्या है -1 की पावर 2n-1, यानी कि पहली टर्म, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, सो ऑन। तो आपके पास आ गया -1 एंड सो वन, ये कन्वर्ज करिए -1 को, ये कन्वर्ज करिए 1 को। ठीक है जी, सही है। अच्छा जी,
अब इस सीक्वेंस को देख लें बी वाली को, ठीक है जी, 1 है 1/2, यानी कि एक उसका जो है n वैसे ही है, दूसरे n का रेसिप्रोकल है, ठीक है जी। अब आपके पास इसमें है 1/2, फिर 3, फिर 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब आपके पास यानी कि इसके अंदर अगर देखें y इज इक्वल टू वाई एन व्हेन n इज ऑड, और वाई एन इज इक्वल टू 1/n व्हेन n इज इवन। जो इवन नंबर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं, जैसे 2 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/2, 4 वाले का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/4, ऐसे ही 6 वाले का रेसिप्रोकल आ जाएगा, फिर 8 वाले का आ जाएगा। जो ऑड हैं वो वैसे लिखे हैं 1 3 5 7 सो ऑन। तो इसमें तो बड़ा सादा सा है कि ये जो ऑड नंबर्स हैं इसमें ऐसे ही चलते जाएंगे, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर इसमें आगे 5 आ जाएगा, फिर 7, और ये ऑड नेचुरल नंबर चलते जाएंगे जो कि अनबाउंडेड है। तो बेसिकली ये सीक्वेंस जो है ये अनबाउंडेड है। तो ये जो सेकंड नंबर पे क्राइटेरिया के अंदर पार्ट है, पॉइंट है, इस वजह से ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही। अच्छा जी, अब ऐसे ही जो है एक और एग्जांपल है, पार्ट है उसका एग्जांपल का सी, कि सीक्वेंस एस जो है उसने दी है साइन एन, ठीक है जी, इज डाइवर्जेंट। तो इसको आपने पढ़ लेना है, ये सारी थ्योरी इसमें मौजूद है, ठीक है, कि ये आपके पास क्यों जो है वो डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए उसने उसकी सब सीक्वेंस बना लिया है, ठीक है जी। आपके पास ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मौजूद हैं, एक सब सीक्वेंस ये लिखी हुई है, एक सब सीक्वेंस ये लिखी हुई है, ठीक है जी। और दोनों जो हैं उनकी लिमिट्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अ मोनोटोन सब सीक्वेंस। अच्छा, मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम क्या है जी, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तो उसमें से एक हमेशा जो है मोनोटोन सब सीक्वेंस जो है आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए जो आइडिया यहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है जी, वो है पीक का आइडिया, ठीक है जी। पीक जिसको उर्दू में आप चोटी कहते हैं, किसी पहाड़ की सबसे ऊंची जगह जो होती है, तो ये कंसेप्ट अब सीक्वेंस के लिए उसने यूज़ किया है। तो किसी सीक्वेंस में पीक से मुराद उस सीक्वेंस की वो वाली टर्म है जिसके बाद उससे बड़ी टर्म कोई ना आए, ठीक है, वो सबसे ऊंची टर्म है और उसके बाद सारी उससे छोटी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सीक्वेंस लिखते हैं 1 1/2 1/3, जैसे आप 1/n वाली सीक्वेंस है, तो इसमें हर टर्म जो है वो एक पीक है। जिस तरह पहली टर्म 1 है, 1 के बाद सारी इससे छोटी हैं, 1/2 1/3, 1 इज़ द पीक, फिर 1/2 इज़ ऑल्सो अ पीक, उसके बाद सारी इससे छोटी हैं 1/3 1/4 एंड सो ऑन। तो इस लिहाज से ये भी याद रखना है कि अगर सीक्वेंस डिक्रीज कर रही है आपके पास, तो उसकी हर टर्म जो है वो पीक होती है। ऐसी सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है आपके पास, ठीक है, जैसे आपके पास सीक्वेंस है वो n, 1 पीक नहीं हो सकती, उसके बाद 2 3 4 सो ऑन उससे बड़ी मौजूद है, 2 पीक नहीं हो सकती, उसके बाद 3 और 4 वगैरह एट्सेट्रा मौजूद है। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर कोई पीक नहीं होती, और डिक्रीजिंग के अंदर एवरी टर्म इज़ अ पीक, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसकी यहाँ से आपने सारी डिटेल जो है पढ़ लेनी है। तो समझने के लिए कि ऐसी टर्म किसी सीक्वेंस की जिसके बाद उससे बड़ी टर्म कोई ना हो, ठीक है जी, उसको पी कहा जाता है, ठीक है। उसको उसने यहाँ भी लिखा हुआ है कि आपके पास एक्स एम को आप पी कहेंगे इफ़ एक्स एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन, और ये कौन सी है, इसके बाद वाली। तो इसके लिए क्या होगा, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि बाद वाली टर्म जो हैं वो उसके बराबर हो सकती है या उससे लेस हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो व्हेन दिस n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, एक्स एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एन, ठीक है जी। n तो बड़ा है m से, ठीक है जी, बाद में आ रहा है, और एक्स एनस हैं दे आर आइदर लेस और इक्वल टू एक्स एम। बाद वाली सारी टर्म जो है वो या तो उसके बराबर रहेंगे, उससे छोटी हैं, उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो ये तो हो गया पीक का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, सही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो भी होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास उसने कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ले ली, ठीक है। आपने प्रूव ये करना है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है तो उसकी कोई मोनोटोन सब सीक्वेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। तो उसके लिए उसने दो पॉसिबिलिटीज़ ले ली हैं पीक का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, कि आपके पास हो सकता है उसकी सीक्वेंस की फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स हैं जिसमें ज़ीरो भी आ जाती है, कि हो सकता है कोई पीक ना हो, तो वो भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स वाले केस में शामिल हो जाएगा। या उस सीक्वेंस का जो नंबर ऑफ पीक्स हैं वो
इनफाइनाइट हैं, ठीक है जी, सही है। जैसे आपने भी देखा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है 1/n वाली, तो वो एक ऐसा केस है कि जिसमें नंबर ऑफ पीक्स जो है वो इनफाइनाइट है, एवरी टर्म इज़ अ पीक, ठीक है, डिक्रीजिंग में जैसे होता है। और इसके अलावा दूसरा केस है कि नंबर ऑफ पीक्स फाइनाइट है, फाइनाइट वाले में नो पीक्स भी हो सकती हैं, वन पीक भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, तो दोनों केसेस को हम अलग अलग जो है वो डिस्कस करते हैं। हाँ जी, केस वन है कि x हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पीक्स, के आपकी जो सीक्वेंस है उसके नंबर ऑफ पीक्स जो हैं वो इनफाइनाइटली मैनी है, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, उन सारी पीक्स को लिख लेते हैं। जैसे ये पहली पीक होगी XM1, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है जी कि इसके बाद सारी टर्म्स इससे छोटी हैं। फिर आ गया XM2, इसका मतलब है कि इसके बाद इससे बड़ी टर्म कोई नहीं है। फिर इसी तरह आगे आप लिखते जा रहे हैं और इनफाइनाइटली मैनी है। तो इन पीक्स के अंदर अपना कौन सा रिलेशनशिप है? ये जो पहली पीक है, ठीक है जी, ये दूसरी पीक से बड़ी होगी या बराबर होगी। ऐसे जो दूसरी पीक है वो तीसरी पीक से बड़ी होगी या बराबर होगी। क्यों? जब ये XM1 पीक बनी है, इसका मतलब है कि इसके बाद इससे बड़ी टर्म कोई नहीं, तो नेक्स्ट जो भी पीक बनेगी वो इससे बड़ी तो नहीं हो सकती, इट विल बी आइदर इक्वल और लेस, ठीक है, एंड सो ऑन। ये रिलेशनशिप बन गया। तो अब पीक्स क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी है, तो इट सेल्फ अगर पीक्स को ही देखा जाए तो पीक्स बेसिकली सीक्वेंस की ही कुछ टर्म्स हैं जो पीक्स बन रही हैं, तो वो एक सब सीक्वेंस बन जाएगी उसी जो है गिवन सीक्वेंस की। और ये क्या है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं, इनका ऑर्डर देख सकते हैं कि ये एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ एक्स बन गई, पीक्स ने इटसेल्फ बना दिया, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब आपके पास केस 2 आ गया कि अगर आपके पास x हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स, जिसमें नो पीक्स वाला केस भी ऑफ कोर्स आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने उनकी तादाद को कोई फाइनाइट नंबर दे दिया, लेट दीज पीक्स बी लिस्टेड बाय इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट, ये उसके नंबर ऑफ पीक्स आ गए XM1, XM2 और XM जो है R जो है, ये कोई लास्ट उसकी पीक थी, इसके बाद कोई पीक नहीं आई, ठीक है जी। यहाँ पे उसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है जी, सही है। इसका मतलब है कि अब जो भी टर्म्स इसके बाद हैं, ठीक है जी, वो पीक नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल इससे नेक्स्ट टर्म, जैसे उसने MR+1 उसका नाम रखा हुआ है और उसको उसने S1 कह दिया, ठीक है जी। S1 जो है अब क्यों पीक नहीं बन सकती, ठीक है जी, उसकी रीज़न ये है कि ये वाली जो आपके पास टर्म है, जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि S1, ठीक है, अब बाकी सारी टर्म उससे बड़ी हैं, ठीक है। लेट S1 जो कि उसके बाद फर्स्ट टर्म है, बी द फर्स्ट इंडेक्स बियॉन्ड द लास्ट टर्म, सिंस X1 इज़ नॉट अ पीक, तो उसकी रीज़न क्या होगी कि उसके बाद कोई ना कोई, सॉरी, उससे बड़ी टर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर सारी जो हैं उससे छोटी होती S1 से या उसके बराबर होती तो वो पीक बन जाती, ठीक है। अब पीक ना होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई ना कोई एक आध ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो वो जो है उससे छोटा और बराबर वाली कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो उससे बड़ा हो गया, इसी वजह से इसको पीक नहीं बनने दिया। तो S2 ने S1 को पीक नहीं बनने दिया, ठीक है जी। अब इसके बाद पीक कोई नहीं आ रही, अब S2 भी पीक नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इससे बड़ा जो है कोई अच्छा नहीं, सॉरी, ये जो नंबर है, ठीक है जी, यानी कि XS1 जो था जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था वो पीक नहीं है, इसका मतलब है कि कोई नंबर S2 जो है उसके बाद S1 से, S1 उसने ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई एग्जिस्ट करता है कि आपका XS2 जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा वो बड़ा है XS1 से, ठीक है, क्योंकि अगर आपके सारे जो हैं जितने भी बाद वाले थे वो इससे छोटे या बराबर होते तो ये तो फिर XS1 एक पीक बन जाती। इसका मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर लिख के, जैसे उसने S2 लिखा हुआ है, ऐसा सीक्वेंस का कोई मेंबर मौजूद है XS2 जो कि इससे बड़ा हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये भी पीक नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई और नंबर, ठीक है जी, S3 मौजूद है S2 के बाद, कि XS3 जो है वो अब बड़ा हो गया है XS2 से, और सो ऑन। अब ये काम चलता जाएगा क्योंकि पीक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, इसलिए उसके बाद हर जो भी आप एलिमेंट जैसे यहाँ से फिक्स कर रहे हैं XS1 और सो वन, उनसे बड़े एलिमेंट्स निकलते आ रहे हैं, इसी वजह से वो पीक्स नहीं बन रही।
एक्स एस वन से कोई बड़ा एलिमेंट एक्स एस टू निकल आया, एक्स एस टू से कोई बड़ा एलिमेंट एक्स एस थ्री निकल आया, एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सीक्वेंस है, और इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी ऐसे पॉइंट्स निकलते आएंगे, और ये एक सब सीक्वेंस बन गई है आपके पास गिवन सीक्वेंस की। और इसमें सूरत हाल आपके पास ये है कि ये एक्स एस वन जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इज़ लेस देन एक्स एस टू, एक्स एस टू इज़ लेस देन एक्स एन थ्री, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके पास ये एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ गई है, ठीक है, एक्स और साथ एस के लगा दिया, दिस इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस। और अब ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ये ऑर्डर चल रहा है, एक्स एस वन इज़ लेस देन एक्स एस टू, फिर एक्स एस टू इज़ लेस देन एक्स एस थ्री, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने दो सेपरेट केसेस जो हैं उनको कंसिडर किया है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो हो सकता है उसमें कोई पीक ना हो, तो वो फाइनाइट वाले केस में आ जाएगी, हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी पीक्स हो। तो दो केस बनाए कि एक सीक्वेंस जो है उसकी इनफाइनाइटली मैनी पीक्स हो सकती हैं और फाइनाइट नंबर ऑफ पीक्स हो सकते हैं। दोनों सूरतों में उस सीक्वेंस के अंदर से एक मोनोटोन सब सीक्वेंस निकाली जा सकती है। अगर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पीक्स हैं, ठीक है जी, तो ये केस हो गया, ठीक है, पीक्स इटसेल्फ जो है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बना रही है, ठीक है जी। और अगर आपके पास नंबर ऑफ पीक्स फाइनाइट है तो उनके बाद जो है आपके पास कोई पीक ना आने की वजह से हर एलिमेंट जो है, जैसे एक्स एस वन है उससे बड़ा कोई एग्जिस्ट करेगा एक्स एस टू, एक्स एस टू से बड़ा जो है कोई एग्जिस्ट करेगा एक्स एस थ्री, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोन होती है, और इस तरह से एक सब सीक्वेंस आप निकाल सकेंगे उसमें से जो कि मोनोटोन होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बोल्ज़ानो वेस्टर्स थ्योरम। ये हमें ये बताता है कि जो भी सीक्वेंस बाउंडेड हो, खुद चाहे कन्वर्ज करती हो चाहे ना करती हो, लेकिन उसके अंदर से एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जो है वो निकाली जा सकती है। जैसे आपने अभी एक छोटा सा ऊपर जो है वो एग्जांपल में भी देखा था कि नेगेटिव वन की पावर एन बाउंडेड है, ठीक है, तो उसकी हमने दो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस निकाल ली थी, वन 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 वाली और नेगेटिव वन नेगेटिव वन नेगेटिव वन वाली। तो बेसिकली ये हमें गारंटी है कि हमेशा बाउंडेड सीक्वेंस के अंदर से कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लाजमी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है जी, आपके पास स्टेटमेंट है, अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। गारंटी है कि जब भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स बाउंडेड होगी, खुद कन्वर्ज करे या ना करे, उसके अंदर से आप कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। बेसिकली अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगी, ये इसका प्रूफ नीचे लिखा हुआ है, आपने इसको पढ़ लेना है। अगर सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो उसकी बाउंड जो है वो उसकी सब सीक्वेंसेस के ऊपर भी है, ठीक है जी। अगर आपके पास एक सेट बाउंडेड है तो आप उसका जो भी सबसेट लिखेंगे तो ऑफ कोर्स वो भी बाउंडेड होगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसी सीक्वेंसेस के लिए भी है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, वही बाउंड जो है जो उसकी सीक्वेंस की है वो उसकी सब सीक्वेंस के लिए भी बाउंड रहेगी। तो अभी आपने ऊपर जो पढ़ा है रिजल्ट, वो इसके साथ जोड़े कि अगर आपके पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है तो उसकी एक मोनोटोन सब सीक्वेंस लिखी जा सकती है, ठीक है जी। और वो जो सीक्वेंस मोनोटोन आपने सब सीक्वेंस लिखी है वो ना सिर्फ मोनोटोन है बल्कि वो एक बाउंडेड सीक्वेंस की सब सीक्वेंस होने की वजह से बाउंडेड भी है। तो अब आपके पास जो गिवन बाउंडेड सीक्वेंस थी, गारंटी आ गई कि उसकी एक ऐसी सब सीक्वेंस मौजूद है जो कि बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है। तो अब मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो भी सीक्वेंस बाउंडेड हो और उसके साथ साथ मोनोटोन हो तो लाजमी है कि डेफिनेटली इट विल कन्वर्ज। तो अब आपके पास यहाँ पे आपने ये किया है कि एक तो अभी जो आपने पीक्स के थ्रू जो है थ्योरम प्रूव किया उसको यूज़ किया है कि हर सीक्वेंस जो है उसकी मोनोटोन सब सीक्वेंस लिखी जा सकती है। फिर आपने दूसरा कॉन्सेप्ट साथ यूज़ किया है कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी जो भी सब सीक्वेंस लिखी जाएगी वो बाउंडेड होगी। तो इस तरह से गिवन बाउंडेड सीक्वेंस की एक मोनोटोन बाउंडेड सब सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, सही है। और फिर आपने साथ सपोर्ट लिया है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से कि ऐसी सब सीक्वेंस जो आपने लिखी है जो कि बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, लाजमी है कि वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है जी। आपका बोल जाना वेस्टर्स थ्योरम हो गया, ठीक है जी। तो ये प्रूफ बस हमने यहीं से इसको पढ़ लिया, नीचे वाले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना हो तो देख लें, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक और थ्योरम है, उसको भी चलें साथ ही देख लेते हैं। 3.4.9 let x be a bounded sequence of a real numbers and let x is another real number have the property that every convergent subsequence of x converges to x।
देन द सीक्वेंस एक्स कन्वर्जेस टू एक्स, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस जो है उसकी हर सब सीक्वेंस जो है, जितनी भी सब सीक्वेंस आप लिख सकते हैं, वो कन्वर्ज कर रही हैं और सब की लिमिट एक ही है जो कि x है, तो फिर गारंटी है कि आपकी सीक्वेंस इटसेल्फ भी उसी x को कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी। तो इसको थ्रू कंट्राडिक्शन जो है आपने प्रूव किया हुआ है। ठीक है जी। ये आपके पास सीक्वेंस है, बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस और रियल नंबर है, तो उसकी कोई बाउंड ले ली, लेट m ग्रेटर दैन 0 इज़ अ बाउंड फॉर द सीक्वेंस x, तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो हैं उनके मॉड्स जो हैं दे विल रिमेन लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने देखा कि अगर हम ये क्लेम कर लें कि x इज़ नॉट कन्वर्जेंट, थ्रू कंट्राडिक्शन देख लेते हैं कि इफ़ x डज नॉट कन्वर्ज टू x, कि अगर हम प्रूव तो एक्चुअली हमने करना है ना कि x सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है स्मॉल x को, तो अगर हम इसके अगेंस्ट ले लें कि ये कन्वर्ज नहीं करती, तो हम देखते हैं फिर क्या सूरत हाल होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब कन्वर्जेंस अगर नहीं है तो उसकी डेफिनेशन के अगेंस्ट जाएंगे आप। डेफिनेशन के अगेंस्ट जाने का मतलब क्या है कि वैसे कन्वर्जेंस क्या होती है कि फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ बैरियर। ठीक है जी। अब क्या है कि ऐसा एप्सिलॉन मौजूद है जिसके लिए आपको कोई बैरियर के नहीं मिल रहा। ठीक है जी। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपको याद होगी कि एप्सिलॉन गेम होती है। ठीक है जी। बुक में उसने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट के मिल जाता है, दिस इज कन्वर्जेंस। तो अब क्या है जी, कोई ऐसा एप्सिलॉन नॉट मौजूद है जिसके अगेंस्ट आपके पास कोई के नहीं है सच दैट दिस बिकम्स लेस देन एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास क्या हो गया जी कि आपके पास एक सब सीक्वेंस एक्स एंड के आ गई है जिसका डिस्टेंस एक्स से जो है वो रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली ये आपने थ्योरम 3.4.4 जो था लेक्चर 21 के अंदर, उसमें आपने ये वाला रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे हमने यूज़ किया है। बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है जी, सही, बल्कि ये वाला। ठीक है, कि अगर आपके पास सीक्वेंस जो है डज नॉट कन्वर्ज टू एक्स, तो आपके पास क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नॉट एंड अ सब सीक्वेंस एक्स एंड के ऑफ एक्स सच दैट दिस डिस्टेंस रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है इसको हम यहाँ से इससे जो है वो हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, थ्योरम 3.4.4 से। ठीक, बल्कि इसने हवाला दे भी दिया हुआ है। अच्छा जी, and the subsequence x prime x and k of x such that x and k minus x remains greater than equal to epsilon naught for all k from the set of natural numbers। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास नई आपने x प्राइम सब सीक्वेंस लिखी है, दिस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है, बाउंडेड होगी। द नंबर m इज ऑल्सो अ बाउंड फॉर x प्राइम। ठीक है जी, बाउंडेड सीक्वेंस नहीं, उसकी जो भी अगली जनरेशन जितनी भी नस्लें होंगी वो सारी बाउंडेड ही होंगी, तो ये भी बाउंडेड होगी। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट आपने रिजल्ट प्रूव किया है बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम, उसको अप्लाई करें। बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम क्या कहता है जी कि अगर ये सीक्वेंस एक्स प्राइम जो है वो बाउंडेड है, ठीक है, तो इसकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मौजूद होगी। यही बोल्ज़ानो-वेस्टर्स थ्योरम था, इम्प्लाइज दैट एक्स प्राइम हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। उसको उसने नया नाम दे दिया कि एक्स डबल प्राइम इज अ सब सीक्वेंस ऑफ एक्स प्राइम विच इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी। अब जो नई सब सीक्वेंस है ये है क्या, ये समझ लें कि एक्स की जो है जो सीक्वेंस ओरिजिनल वाली थी उसकी पोती है। ठीक है जी, एक्स जो सीक्वेंस था उसका सब सीक्वेंस एक्स प्राइम, फिर एक्स प्राइम का सब सीक्वेंस एक्स डबल प्राइम, तो ये उसका पोता बन गया। ठीक है जी, सही है। तो जाहिर है एक ही नस्ल चल रही है। ठीक है, तो ये उसकी x की सब सीक्वेंस भी कहलाएगी ना। ठीक है जी, x की सब सीक्वेंस x प्राइम और x प्राइम की सब सीक्वेंस x डबल प्राइम, तो बेसिकली x डबल प्राइम इज आल्सो अ सब सीक्वेंस ऑफ x। तो इस तरह से x डबल प्राइम जो कि एक सब सीक्वेंस ऑफ x है और वो कन्वर्ज कर रहा है उसी x को। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या थे जी, आपके हाइपोथेसिस ये थे कि हर सब सीक्वेंस जो है x की वो x स्मॉल वाले को कन्वर्ज कर रही है, कैपिटल X जो है इसकी हर सब सीक्वेंस स्मॉल x को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है जी, तो इसमें से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x प्राइम की खूबी क्या है जी कि x एंड k's और x का डिस्टेंस कभी भी एप्सिलॉन नॉट से लेस नहीं होता, दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है जी। तो अब कैसे हो सकता है कि इसके अंदर से आप एक ऐसी चीज़ निकाल लें, एक ऐसी सब सीक्वेंस एक्स डबल प्राइम निकाल लें कि उसकी टर्म्स का एक्स डिस्टेंस अल्टीमेटली लेस देन एप्सिलॉन नॉट हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यही उसने लिखा हुआ है। दस इट्स टर्म अल्टीमेटली बिलोंग टू द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, जो कि वन की कंट्राडिक्शन है इस वाली की, कि आपने तो सीक्वेंस बनाई ही जो है वो इस अजम्पशन पे है कि एक्स एन के माइनस एक्स जो है, इनका डिस्टेंस जो है, मींस ये एक्स एन केस कभी भी एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड जो है ऑफ एक्स का उसमें एंटर नहीं होंगे, ये इससे बाहर बाहर इसके किनारे पे ये इससे बाहर रहेंगे, इसके अंदर नहीं आएंगे। तो नीचे जब कन्वर्जेंस की बात होगी तो फिर क्या होगा, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्स डबल प्राइम है इसकी टर्म्स अगर ये एक्स को कन्वर्ज कर रही है, वो तो आपकी अजम्पशन है ना कि सारी सब सीक्वेंसेस ही स्मॉल एक्स को कन्वर्ज करेंगी। तो अगर ऐसा है तो फिर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स डबल प्राइम की जो टर्म्स हैं उनको एक्स के एप्सिलॉन नॉट नेबरहुड में एंटर होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन नॉट होना पड़ेगा फाइनली, जो कि बाय वन पॉसिबल नहीं है। डिज़ाइन जो है आपकी सब सीक्वेंस एक्स प्राइम का ऐसा है। तो इसका मतलब है कि आपकी ये जो अजम्पशन थी कि आपने लिया था जी कि आपकी सीक्वेंस एक्स एक्स को कन्वर्ज नहीं कर रही, वो अजम्पशन ठीक नहीं है जो आपने थ्रू कंट्राडिक्शन लिया था। तो फाइनली आपके पास एक्स जो है कैपिटल वाला वो भी एक्स को कन्वर्ज करता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।